पिछले क्लास में बच्चों हम लोग बायोटेक्नोलॉजी शुरू किए थे। बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, वही टॉपिक हमारा चल रहा था। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था। सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताए होंगे, एक उसका डेफिनेशन बताए होंगे। ठीक है, आपको डेफिनेशन अगर नहीं भी याद हो तो बस सीधे सीधे जान जाइए। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी, मतलब किसी सजीव में तकनीक द्वारा उनके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव ला देना। किसी सजीव में तकनीक द्वारा, प्रौद्योगिकी द्वारा उसके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव लाकर कुछ ऐसा प्रोटीन बनाना, कुछ ऐसा फिनोटाइप तैयार करना जो मानव के लिए लाभकारी हो। किसी सजीव के आनुवांशिक पदार्थ में तकनीक द्वारा, प्रौद्योगिकी द्वारा बदलाव लाना और इसके सहायता से कुछ ऐसा प्रोटीन तैयार करना, कुछ ऐसा फिनोटाइप तैयार करना जो मानव के लिए लाभकारी हो। यही मेन है जैव प्रौद्योगिकी, इसी को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। पिछले क्लास में बहुत सारा चीज बताए होंगे। देखिए कि जैसे कि दही बनाना, छाछ, सिरका, ये सारे जैव प्रौद्योगिकी के में आ जाते हैं। इसके अलावा अभी आजकल जो ट्रेडिशन है हमारा, जो जिससे टेस्ट ट्यूब भी तैयार किया जाता है, परखनली शिशु, जीन ट्रांसफर, जीन स्थानांतरण, नया जीन बनाना, डीएनए वैक्सीन बनाना, जीन क्लोनिंग करना, डिफरेंट टाइप का एंजाइम्स बनाना, हार्मोन बनाना, कृत्रिम जीन बनाना, ये सारे आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो आप देखिएगा आपके बुक में लिखा होगा कि जैसे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB ने अपना एक क्या दिया है, एक परिभाषा दिया है। उसमें वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक और जो परंपरागत तकनीक है, दोनों का मिक्स किया है। और उसमें भी वही है कि सजीव के कोशिका का मतलब जंतु या पौधा या जीवाणु कोशिका, उसके पौधा को जीवाणु कोशिका, जंतु कोशिका या पौधा कोशिका को डेवलप करना, उसमें बदलाव लाना आनुवांशिक पदार्थ में और नया प्रोडक्ट तैयार करना जो मानव के लिए लाभकारी है। फिर हम बताए होंगे आप लोगों को पिछले क्लास में कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है वो मूल रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि जो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, नयापन आता है। ये नयापन कहा जाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट गैमेट, दो अलग अलग गैमेट भाग लेते हैं। दो डिफरेंट गैमेट, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट फ्यूज होता है जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से बाद से शिशु बनता है। और हमको पता है कि गैमेट बनने की जो प्रक्रिया होती है, गैमेट बनता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अर्धसूत्री वन में एक खास प्रक्रिया होता है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर, जिसके चलते जो गैमेट बनते हैं उस क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया के चलते गैमेट के गुणसूत्र में नयापन आया रहता है। अब नयापन वाला गुणसूत्र आया रहता है गैमेट में, जैसे नर में बना गैमेट वैसे ही बना मादा में। और नयापन वाले जो गुणसूत्र हैं, जो अलग टाइप के कुछ गुणसूत्र बने, वैसा गैमेट होता है। अब दो डिफरेंट गैमेट फ्यूज करते हैं, दोनों नयापन वाला गैमेट आ गया जाइगोट में, फिर उसे शिशु बना, तो उसमें वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है? वेरिएशन। अब यह वेरिएशन, इसमें वेरिएशन के चलते जो बदलाव आता है, जो नए तरह के प्रोटीन बनते हैं, जो लक्षण तैयार होते हैं, ये कह रहा है कि हो सकता है मानव के लिए, सजीव के लिए काफी फायदेमंद हो जाए। ठीक है, कारण देखिए सजीव जहां भी रहते हैं उसका जो परिवेश है वो एक जैसा रहता है, नहीं रह पाता है, उस परिवेश में बदलाव आते रहता है। तो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग या एनवायरमेंट सजीव में भी बदलाव होना चाहिए। सजीव में बदलाव नहीं आएगा तो बदलते परिवेश में वो सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे हम बताएंगे कि अचानक टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त करने वाले जीव हैं वो क्या हो जाएंगे? स्वतः समाप्त हो जाएंगे, और जो बर्दाश्त कर सकते हैं वही जिंदा रहेंगे। तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप वेरिएशंस होता है और वेरिएशंस से अच्छे लक्षण का चुनाव हो जाता है, वही सर्वाइव करते हैं। हम बताए थे कि हमारे वैज्ञानिक भी जो पहले से जो परंपरागत तकनीक था, परंपरागत तकनीक से जो हाइब्रिडेशन कराया जाता था, उसमें क्या होता था? जैसे एक वैरायटी का परागकण, पौधा का ही उदाहरण ले, एक वैरायटी का परागकण दूसरे वैरायटी के पौधा के वर्तिका की प्रक्रिया आ जाता था।
ठीक है, तो नो डाउट कि कुछ नयापन आता था, लेकिन इसमें क्या होता था कि अच्छे जीन के साथ साथ, वांटेड और डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनवांटेड और अनडिजायर्ड जीन भी नए जीव में आ जाते थे। माने अच्छा जीन के साथ साथ बुरे जीन का भी, गुड जीन के साथ साथ बैड जीन का भी समावेश हो जाता था नए जीव में। उससे कुछ समस्या भी आ सकता है, लेकिन कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन ट्रांसफर और जीन क्लोनिंग प्रोसेस द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा जीन ट्रांसफर और जीन क्लोनिंग प्रक्रिया को समाहित करते हुए हम किसी भी सजीव से सिर्फ वांटेड और डिजायर्ड जो यूजफुल जीन है उसको अलग करते हैं, और वही यूजफुल जीन या डिजायर्ड जीन हम दूसरे जीव में ट्रांसफर करके और उस जीन का प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। यानी कि डीएनए से एक खास और डिजायर्ड जीन को अलग करके उस डिजायर्ड जीन को ही किसी जीव में ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया, यह कार्य किसके द्वारा संभव है? तो बायोटेक्नोलॉजी। ये बात पीछे बताए होंगे आप। फिर हम बताए होंगे कि क्या होता है, जब पिछले क्लास में बताए होंगे कि कोई भी बताए होंगे एलियन जीन या फॉरेन जीन या डीएनए किसी जीव में जब ट्रांसफर किया जाता है, उस जीव में वैसा जीन पहले से नहीं हो या डीएनए वैसे जीव में नहीं हो। जैसे हमारे सजीव में कोई बाहर से जीन या डीएनए ट्रांसफर करना है, तो कह रहा है कि कोई एलियन जीन या बाहरी जीन जब किसी जीव में जाता है तो क्या होता है उसका भविष्य। तो देखिए, ऐसे कोई जीन या डीएनए किसी जीव में जाता है और उस जीव के जब तक आनुवंशिक पदार्थ से नहीं जुड़ेगा तो उसका विकास नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब कोई जीन या डीएनए किसी दूसरे जीव में जाता है तो उसको अपना विकास करने के लिए क्या करना पड़ता है? सर्वाइव करने के लिए उस जीव के आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जीनोम के साथ जुड़ जाता है। तो वह बाहरी जीन या डीएनए जिस जीव में गया उसके जीनोम के साथ जुड़ गया। अब जीनोम के साथ जुड़ने के चलते वह उस क्रोमोसोम का भाग हो जाता है, उस क्रोमोसोम का अंश हो जाता है जिसमें स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। होता क्या है कि हर क्रोमोसोम में, जो गुणसूत्र में एक खास डीएनए सीक्वेंस होता है जहां से वह क्रोमोसोम अपना प्रतिकृति बनाना शुरू करता है, जिसे ओरी कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। तो क्या होता है कि वह बाहरी जीन और बाहरी डीएनए अगर उस खास ओरी से जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो प्रतिकृतियन की उत्पत्ति स्थल है, उस गुणसूत्र का जो खास स्थल है, अगर उस पॉइंट से वह बाहरी जीन डीएनए जुट जाए तो क्या होगा? उस गुणसूत्र के साथ उसका भी प्रोटोकॉल तैयार हो जाएगा, उस गुणसूत्र के साथ उसका भी क्लोन तैयार हो जाएगा। जो हम बाहरी जीन भेजे उसका बहुत सारा कॉपी बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? जिसको जीन क्लोनिंग कहा जाता है। ये बात पिछले क्लास में बता चुके हैं, फिर से रिकैप कर रहे हैं, इसको आपको बार बार सुनिए। सेकेंड बात उसके बाद हम बताए होंगे कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट जीन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट जीन मतलब पुनर्योगज जीन या पुनर्योगज डीएनए। जैसे हमारे शरीर से डीएनए निकाल करके और बाहरी कोई जीव से जोड़ दिया जाए, हमारे शरीर से डीएनए निकाला जाए और उसके साथ बाहरी जीन जोड़ दिया जाए, तो अब हमारा जो डीएनए हुआ, हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ हुआ, वो रिकॉम्बिनेंट कहा जाएगा। हमारा डीएनए अब क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट का है, तो उसके साथ कुछ बाहरी जीन जोड़ दिया गया है, इसको रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो पढ़ाया होगा वो पिछले क्लास में कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया और कैसे बनाया। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए हर्बर्ट बोयर और स्टेनली कोहेन नामक वैज्ञानिक ने साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड रोग होता है, उस जीवाणु के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जोड़कर बनाया। यानी कि स्टेनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक ने कैसे बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए? सबसे पहले तो उन्होंने साल्मोनेला टाइफी, जिसे निमोनिया बीमारी होता है, सॉरी टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड बुखार होता है, उस साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड डीएनए में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जोड़ करके तैयार किया। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन यानी कि एक ऐसा जीन जो ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसके चलते वह जीवाणु किसी खास एंटीबायोटिक प्रति रेसिस्ट हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है,
मतलब एक जीन है जो ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसके चलते एम्पिसिलिन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वह एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को उदासीन कर देता है। अब वह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जिस जीवाणु में हम भेज देंगे, मान लिया जाए उस जीन को हम ई कोलाई में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो जो ई कोलाई है उस वो एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। वो जो ई कोलाई है वो एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक के साथ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारण उससे एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता है। कैसे, तो उसमें हम एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टैग कर दिया है। तो हर्बर्ट पोअर और स्टेनले कोहन ने क्या किया था कि साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड डीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़ करके सबसे पहले तैयार किया था, क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर हम बताए थे कि उन्होंने क्या किया भाई, कि प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड बताए होंगे आप लोगों को कि जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला एक गोलाकार संरचना होता है जिसे बाह्य गुणसूत्री डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि जो जीवाणु में गुणसूत्र होता है ना उसके अलावा भी होता है, इसे बाह्य गुणसूत्री डीएनए भी कहते हैं। इसमें खास बात क्या है कि इसे स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, यानी कि वह प्लाज्मिड या प्लाज्मिड डीएनए अपना फोटोकॉपी खुद तैयार कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, किसने, बोयर और कोहन ने क्या किया कि एक प्लाज्मिड लिया, ठीक है, और प्लाज्मिड में कुछ जीवाणु जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें एंटीबायोटिक से लड़ने वाला क्षमता होता है। कुछ जीवाणु प्लाज्मिड होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है। तो प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड से उस जीन को काट लिया, उस प्लाज्मिड से उस जीन को काटा, कैसे काटा या कैसे अलग किया, तो एक खास एंजाइम से जिसका नाम क्या है, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, उससे उसको अलग किया। फिर अब मान लिया जाए उसको अब दूसरे जीव में भेजना है। अब उन्होंने क्या किया कि साल्मोनेला टाइफी से मिलता जुलता एक जीवाणु है ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी से मिलता जुलता एक दूसरा जीवाणु है जिसका नाम इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई, उसका प्लाज्मिड बाहर निकाला, किसका, ई कोलाई का, और उस ई कोलाई के प्लाज्मिड से उस ई कोलाई के प्लाज्मिड को भी उसी एंजाइम से काटा जिससे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काट के निकाला था, सेम एंजाइम से उसको भी काटा। अब ई कोलाई के प्लाज्मिड को निकाला, उसको कट कर दिया और कट सेम एंजाइम से, और कट करने के बाद फिर उस जीन को डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़ दिया। अब वह प्लाज्मिड क्या हो गया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। अब उसको भेज दिया किसमें, ई कोलाई में। अब ई कोलाई में जाता है, अब ई कोलाई का वो अंग हो गया। ई कोलाई जनरेट करते हैं कि 20 मिनट में या बहुत जल्दी अपना सेल डिवीजन करके नया ई कोलाई तैयार करता है। तो जितना ई कोलाई का नया ई कोलाई बनेगा उसमें वह जीन का संख्या भी बढ़ गया, वो प्रोटीन भी बनेगा। तो ये बात आपको हम समझाए थे पिछले क्लास में। और एक और हम बात बताए थे कि कोई भी जीन, जैसे हम ई कोलाई में ही कोई जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं या हमारे ही शरीर में कोई जीन भेजना है, तो कोई जीन या डीएनए डायरेक्ट किसी जीव में नहीं जाता है, इसके लिए एक संवाहक की आवश्यकता पड़ती है, एक कैरियर की आवश्यकता पड़ती है, एक वाहक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आप देखिएगा कि मलेरिया रोग के रोगाणु आपके शरीर में डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो मादा एंफिल मच्छर के माध्यम से आते हैं। तो जैसे मलेरिया रोग के रोगाणु के लिए वेक्टर या कैरियर मादा एंफिल मच्छर हो गई, उसी तरह से जीन या जीन के ट्रांसफर के लिए एक वेक्टर होता है, एक वाहक होता है भी होता है, जिसका उदाहरण आपको प्लाज्मिड डीएनए, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है वो प्लाज्मिड वेक्टर का काम करता है। कुछ वायरस होते हैं जिसका नाम बैक्टीरियोफाज वायरस, वो भी अच्छे वेक्टर का काम करते हैं। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज वायरस ये वेक्टर का काम करते हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी बाहरी जीन को किसी जीव में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बात हम आप लोगों को समझाए होंगे पिछले क्लास में। तो यहाँ पर एक खास बात है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए अगर तैयार करना हो, यानी कि किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव लाना हो, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव लाना हो, तो किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कैसे लाएंगे, बाहरी जीन जोड़कर। किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कैसे लाएंगे, तो बाहरी जीन जोड़ करके। यानी कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए जो बनाना चाहते हैं, जो पुनर्योगज डीएनए बनाना चाहते हैं, उस पुनर्योगज डीएनए बनाने में 3 स्टेप हो सकता है। पुनर्योगज डीएनए जो बनाना चाहते हैं, उस पुनर्योगज डीएनए बनाने में 3 स्टेप हो सकता है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा आपका कि
वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। पहला स्टेप क्या होगा, आपके बुक में लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा कि रिकम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्गज डीएनए बनाना है, रिकम्बिनेंट डीएनए डेवलप करना है, तो उसके लिए या पुनर्गज डीएनए विकसित करना है, तो उसमें 3 स्टेप होगा, बेसिक स्टेप। पहला कि वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, तो एक खास जीन एक खास लक्षण को व्यक्त करता है, या एक खास जीन खास प्रोटीन बनाता है। तो सबसे पहले हम उस डीएनए को कोशिका से बाहर करेंगे या निकालेंगे या पहचान करेंगे जिसमें वो खास काम वाला जीन है, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, या टू आइसोलेट सच डीएनए व्हिच हैव डिजायर्ड जीन, टू आइसोलेट सच डीएनए व्हिच हैव डिजायर्ड जीन, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना पहला स्टेप। यानी कि हम जीन या डीएनए का पहचान कर लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इस डीएनए को या इस जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब हम वांछित जीन युक्त डीएनए हमको मिल गया, उसका पहचान करके, तो हमको क्या करना है कि होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है, परपोषी कोशिका में उसको क्या करना, ट्रांसफर करना। दूसरा स्टेप क्या होगा कि इसको परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना। परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना मतलब जो हम जो जीन ट्रांसफर करेंगे किसी जीव में, वैसा जीन पहले से वहाँ थोड़े है, नहीं है, वो नया चीज है उस जीव के लिए। तो परपोषी कोशिका में उस जीन को क्या करना, स्थानांतरित करना, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। और तीसरा स्टेप हो जाएगा, पहला स्टेप आपने कि वांछित जीन युक्त डीएनए का पहचान किया, दूसरा स्टेप ऐसे जीन को या डीएनए को उसके दूसरे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। इतना ही से काम थोड़े चल जाएगा। अब कह रहा है कि अब उस डीएनए का परपोषी कोशिका में विकसित कराना और वह जीन उस कोशिका के संतति कोशिका में चला जाए, इसकी भी व्यवस्था करना। मतलब कि आप होस्ट सेल में इसको भेज दिए, मान लीजिए जाए होस्ट सेल में आप जीन कोई खास भेजे, या खास जीन है जो होस्ट सेल में गया है, तो कह रहा है कि वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना पहला स्टेप, दूसरा परपोषी कोशिका में उस वांछित जीन को स्थानांतरित करना, और तीसरा कि परपोषी कोशिका में जो स्थानांतरित जीन है, परपोषी कोशिका में उस स्थानांतरित जीन को विकसित करना, उसकी देखभाल करना कि वो कैसे विकसित हो रहा है, और साथ ही साथ संतति कोशिका में, अब ये जो मान लिया जाए जो जीवाणु है, ये जो संतति कोशिका बना रहा है, मतलब इसके जो संतति तैयार हुए पुर्जनी से, उसमें भी ये स्थानांतरित हो जाए, ये इसकी निगरानी करना। ये 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, दूसरा स्टेप ऐसे जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना, और तीसरा स्टेप परपोषी कोशिका में उस जीन को विकसित करना और डेवलप करे वो जीन, इसकी व्यवस्था करना या देखना, और साथ ही साथ वह जीन क्या हो जाए, उसकी संतति कोशिका में स्थानांतरित हो जाए, इसकी भी व्यवस्था करना या देखना। 3 स्टेप होता है। यानी कि किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में, किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में 3 स्टेप होते हैं। आप वो पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ है कि कह रहा है कि मूलतः आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो जैव प्रौद्योगिकी है, उसमें 2 प्रक्रम शामिल होता है, उसमें 2 तकनीक शामिल होता है। मूलतः आपके बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक, आपके जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें 2 तकनीक शामिल होता है। आप मूलतः आपका जो जैव प्रौद्योगिकी है उसमें 2 तकनीक शामिल होता है। पहला को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। पहला को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, या इसी का जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, या इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंदी में क्या कहेंगे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, या इसी को
दूसरे टर्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी कहा जाता है। तो कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी में मुख्यतः दो तकनीक शामिल होते हैं, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और दूसरे को कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब रासायनिक अभियांत्रिकी। अब आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या अंतर है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के दो मुख्य तकनीक हो गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी, तो इस तकनीक में क्या किया जाता है कि किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव ला करके ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जो मानव के लिए लाभकारी हो। फिर से सुनिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का निचोड़ क्या है या जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है वास्तव में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव लाकर मानव के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव लाकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जो मानव के लिए उपयोगी। अब देखिए, जब किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव ला देंगे ना, तो वैसे जीव को आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इसे हिंदी से शॉर्टकट में जीएमओ भी कहा जाता है, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ क्या होता है? वैसे सजीव, वैसे जंतु या पौधा या जीवाणु या सूक्ष्म जीव जिनके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव लाया गया हो, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिकता रूपांतरित सजीव। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में वास्तव में जीएमओ तैयार किया जाता है, यानी कि किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव लाया जाएगा और उसके हेल्प से कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा जो मानव के लिए उपयोगी हो। ये हो गया आपको आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब दूसरा है कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है या रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है। तो कह रहा है कि रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या कहता है कि माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट बनाकर या माइक्रोब्स कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट बनाकर के, या आप कह सकते हैं कि जैसे हम लोग किसी रूम को स्टेरलाइज करते हैं ना, जैसे अभी जो अभी चल रहा है, अभी हमारे यहाँ जो महामारी फैला हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, आप मास्क को स्टेरलाइज करते हैं, मार्केट से जाते हैं, कोई सामान लाते हैं खरीद करके, अगर बंद पॉलीथीन वगैरह है तो आप पहले उसको स्टेरलाइज करके खोलते हैं। तो उसी तरह से माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट बनाकर, स्टेरलाइज इन्वायरमेंट बना करके अपने लैब में, किसी लैब में माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट बना करके उसको कहेंगे संदूषण युक्त, संदूषण रहित माहौल बना करके किसी लैब में, आर्टिफिशियल लैब में इन विट्रो कृत्रिम रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका को अधिक मात्रा में ग्रो कराया जाता है, जिससे कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे प्रोटीन, एंजाइम या वैक्सीन बनाए जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग में स्टेरलाइज इन्वायरमेंट बना करके, यानी कि लैब को स्टेरलाइज करके माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट बना करके लैब में अधिक मात्रा में यूकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका को ग्रो कराया जाता है और उसके हेल्प से कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जो उपयोगी हों, जैसे वैक्सीन, टीका, एंजाइम्स, प्रोटीन इत्यादि। ठीक है, तो अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो बेसिक डिफरेंस ध्यान दीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग में किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव शामिल नहीं होता है। केमिकल इंजीनियरिंग में किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव शामिल नहीं होता है। केमिकल इंजीनियरिंग में
किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव शामिल नहीं होता है। किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कहाँ शामिल होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात समझ में आ रहा है? ए बच्चा लोग हल्ला मत करो, इधर कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जा रहा है। सॉरी सर। नीचे कॉपी पर ठीक से लिखो बस, और पढ़ाई पर ध्यान दो। बात करो तो क्लास से बात कर देंगे। तो कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में दो मुख्य तकनीक बाबू शामिल होते हैं। वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको बाबू दूसरे ढंग से क्या कहा जाता है? तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्युगज डीएनए तकनीक, जिसमें क्या होता है? किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव लाकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो मानव के लिए लाभकारी हो। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीएमओ तैयार किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और उसके द्वारा यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में कह रहा है कि माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट बना करके, संदूषण रहित वातावरण बना करके लैब में अधिक मात्रा में प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका को विकसित किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, और उनके हेल्प से कुछ खास प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो मानव के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि एंजाइम, डिफरेंट तरह का टीका या प्रोटीन या हार्मोन इत्यादि। बात समझ में आया? तो यही बाबू ये 2 नंबर पूछा जाएगा अंतर आपकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या अंतर है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और वास्तव में इस चैप्टर में आपको इसी को डिटेल से पढ़ना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही पढ़ना डिटेल से कि क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स, क्या है टूल्स मतलब औजार, क्या चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए, हमको क्या चाहिए, किसकी चीजों की आवश्यकता होती है जिसके हेल्प से हम किसी जीव में बदलाव, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव ला सकते हैं और उसका प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो हमको पढ़ना है टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और तब इस पूरे प्रोसेस को सजा के देख लेना है। बात समझ में आया? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पर यहाँ फोकस देना है इस चैप्टर में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही समझा रहा हूं, एलियन जीन मतलब क्या हुआ? बाहरी जीव या फॉरेन जीव। एलियन जीन जब किसी जीव में, जब किसी ऑर्गेनिज्म में समाहित हो गया, ठीक है, जब एलियन जीन किसी जीव में समाहित हो गया, और किस विधि से समाहित हुआ? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि से। तो अब यह जो जीव हुआ, ये और जो ऑर्गेनिज्म हुआ, यह ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? जीएमओ हो गया। क्या हो गया? जीएमओ। एलियन जीन जब किसी ऑर्गेनिज्म में समाहित हो गया तो क्या हो गया? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिकता रूपांतरित सजीव। ठीक है, अब हम इसके हेल्प से क्या तैयार करते हैं? कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं। प्रोडक्ट तैयार करेंगे, या इसके द्वारा जो फिनोटाइप मिलेगा, फिनोटाइप मतलब लक्षण जो मिलेगा वो क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। क्या होगा बाबू? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल माने लाभकारी होगा। और इस प्रक्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एलियन जीन, ये किसके बारे में समझा रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? एलियन जीन मतलब बाहरी जीन जो किसी जीव में पहले से मौजूद नहीं हो। अब ये किसी जीव में हम ट्रांसफर कर दिए, तो अब उस जीव, वह जीव क्या हो गया? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सजीव हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। और इसके हेल्प से जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो उत्पाद मिलेगा, जो लक्षण मिलेगा, वो क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, लाभकारी होगा। किसके लिए? मानव के लिए। यही मुख्य चीज है किसमें? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में या रिकम्बिनेंट डीएनए। बात समझ में आ रहा है? अब चूंकि हम लोगों को इस चैप्टर में जेनेटिक इंजीनियरिंग पर ही फोकस डालना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग
या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक ही बात हुआ। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्विभज डीएनए तकनीक, एक ही बात हुआ। ये क्या है, इसमें क्या टूल्स लगते हैं, कैसे काम करता है वो सारा टूल्स, और कैसे लास्ट में वो तैयार किया जाता है, हम लोग को देखना है डिटेल्स। तो कभी कभी आपके परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए 2 नंबर में, या कमेंट में भी आ सकता है, या 2 नंबर में परीक्षा में आ जाए कि आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी से क्या समझते हो, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से क्या समझते हो, या जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या समझते हैं, या पुनर्विभज डीएनए तकनीक क्या है, ठीक है। या 5 नंबर कमेंट में आ जाए तो आपके बोर्ड पर यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है। यह परिभाषा जो है आप लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। कॉपी चेक करेगा टीचर, उसको मन करेगा 3 नंबर दे दे, लेकिन देगा कितना, 2 ही नंबर। अब देखिए हम क्या लिखे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट का हिंदी होता है पुनर्योगज, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्योगज डीएनए तकनीक या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। परिभाषा देखिए हम क्या लिखे हैं, यहां लिखा हुआ है क्रिएशन। क्रिएशन मतलब बनाना, तैयार करना। क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब नया तरह का क्रिएशन, मतलब बनाना, तैयार करना। क्या बनाना, तैयार करना, तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक नया तरह का आनुवांशिक पदार्थ तैयार करना। नया तरह का आनुवांशिक पदार्थ तैयार करना, क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बाय किसके चलते, किसके द्वारा, तो बाय कंबाइनिंग 2 जीन, 2 जीन को जोड़कर एक नया तरह का आनुवांशिक पदार्थ तैयार करना। कैसे, तो बाय कंबाइनिंग 2 जीन, 2 जीन को, 2 डीएनए को आपस में जोड़कर। अब वो कह रहा है कि जो 2 जीन या डीएनए होगा, वो दोनों जीन या दो जीन या डीएनए होगा, वो किसी ऑर्गेनिज्म का होगा, किसी जीव का होगा। तो कह रहा है कि नया तरह का आनुवांशिक पदार्थ तैयार करना। कैसे तैयार करना भाई, तो 2 जीन, 2 अलग अलग जीन या डीएनए को जोड़कर किसी सजीव का, और कह रहा है कि जो जीन होगा या जो सजीव होगा, जिस सजीव का जीन होगा, वो रिलेटेड भी हो सकता है या अनरिलेटेड भी हो सकता है। मतलब किसी 2 संबंधित या 2 असंबंधित सजीव के जीन को या डीएनए को आपस में जोड़कर नया तरह का आनुवांशिक पदार्थ तैयार करना। समझ में आ रहा है क्या है कि क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नया तरह का आनुवांशिक पदार्थ तैयार करना बाय कंबाइनिंग 2 जीन या डीएनए, 2 जीन या डीएनए को जोड़कर, किसका, ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी सजीव का। सजीव जो होगा वो मे भी संबंधित या मे भी असंबंधित, वो सजीव रिलेटेड भी हो सकता है आपस में या अनरिलेटेड। रिलेटेड मतलब मान लो मेरे शरीर से जीन निकाला जाए, डीएनए, और तुम्हारे सजीव से जीन या डीएनए निकाल के जोड़ दिया जाए, तो हमारे तुम्हारे बीच का हम जीन या डीएनए जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग रिलेटेड हैं। रिलेटेड मतलब क्या हुआ, आप भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारा जीन जो जोड़ा गया उसको क्या कहेंगे कि 2 रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का जीन जोड़ा गया। लेकिन अगर किसी पक्षी में से, पक्षी के शरीर से डीएनए निकाल करके मेरे शरीर के डीएनए से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि 2 जीन जोड़ा गया, लेकिन दोनों क्या है, अनरिलेटेड। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय कंबाइनिंग 2 जीन या डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड या अनरिलेटेड इन विट्रो। यहाँ बहुत छोटा सा में छूट गया है, यहाँ लिखा हुआ है इन विट्रो।
अनरिलेटेड के बाद क्या होगा? इन विट्रो। इन विट्रो का हिंदी होता है लैब में। इन विट्रो का मतलब होता है नॉट नेचुरली, प्राकृतिक रूप से नहीं, अप्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से। इन विट्रो मतलब होता है लैब में। दो वर्ड बायोलॉजी में मिलता है, एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन विवो। तो इन विट्रो का माने होता है आर्टिफिशियली तैयार करना, यानी लैब में किसी को तैयार करना, किसी चीज को बनाना, वो हो गया इन विट्रो। इन विवो का माने क्या होता है बाबू? इन विवो का माने होता है कोशिका के अंदर किसी चीज को तैयार करना। तो कह रहा है इन विट्रो यह काम करना लैब में, एंड टू अलाउ इट टू प्रोपागेट, एंड टू अलाउ इट टू प्रोपागेट, और दो जीन को आपस में जोड़ करके इसको अलाउ करना, प्रोपागेट मतलब इस जीन को विकसित करना, एंड टू अलाउ इट टू प्रोपागेट। प्रोपागेट मतलब यहाँ हो गया उसका संवर्धन करना, उसका वृद्धि कराना। इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे जीव में, ब्रैकेट बाबू लिखे हैं, इन विच इट डज नॉट अकर नेचुरली, वैसे दो जीन को जोड़ करके एक दूसरे जीव में भेज कर और उसका वृद्धि कराना, जिसमें आप नेचुरली, इन विच इट डज नॉट अकर नेचुरली, जिसमें यह प्राकृतिक रूप से या जिसमें वह पहले से मौजूद नहीं हो। और फिर क्या करना? तो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, कुछ ऐसा उत्पाद तैयार करना, which is beneficial to human welfare, जो मानव के लिए लाभकारी हो। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा हिंदी समझिए कि दो सजीव जो आपस में दो संबंधित या असंबंधित सजीवों को जीन, दो संबंधित या असंबंधित सजीवों के जीन को आपस में जोड़कर एक नया तरह का जीन तैयार करना, एक नया तरह का आनुवांशिक पदार्थ तैयार करना, और उसको किसी ऐसे जीव में ट्रांसफर करना जिसमें वो ऐसा पहले से मौजूद नहीं हो, और उसके हेल्प से कुछ ऐसा पदार्थ तैयार करना, कुछ ऐसा उत्पाद तैयार करना जो मानव के लिए लाभकारी हो। इसी को कहा जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्निर्मित डीएनए तकनीक या जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से सुनिए। ये परीक्षा में आएगा 2 नंबर में, आप लिख दीजिएगा। टीचर आपको प्रयास करेगा कि 3 नंबर दे, लेकिन प्रयास खाली करेगा, देगा 2 नंबर। बात समझ में आया? तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी में खत्म। यहाँ से आपको ध्यान देना है, प्रश्न कहाँ से पूछेगा। बायोटेक्नोलॉजी का परिभाषा याद रखिए। हम जो बात समझाए हैं वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए और किताब पढ़ के कंसेप्ट लीजिए। हम जितना बीच में बात बताया है कंसेप्ट वाला आपको याद क्या रखना है। तो केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में अंतर क्या है, इसको याद रखना है। समझ में आ रहा है? और लैब में हम रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार करते हैं, इसको याद करना है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार करते हैं बताए थे ना, कि एक सोर्स डीएनए को लेंगे और एक वेक्टर डीएनए को लेंगे। बताएंगे इसके पहले लेक्चर में। सोर्स डीएनए जहां हमारा खास काम वाला जीन मिला वो सोर्स डीएनए हो गया, और एक वेक्टर डीएनए जिसके हेल्प से हम उस जीन को नए जीव में भेजेंगे। तो सोर्स डीएनए वेक्टर डीएनए, सोर्स डीएनए वेक्टर डीएनए को लेंगे, दोनों को सेम एंजाइम से काटेंगे। काटने के बाद काटने वाला एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल एंजाइम। फिर दोनों को जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? तो डीएनए लाइगेज से जोड़ देंगे और फिर इसको किसी जीव में भेज देंगे। ये सारा बात हम बता चुके हैं, यानी कि आपको पढ़ना है स्टेनले कोहन और हार्वर्ड बोर वाला कंसेप्ट। फिर बताया कि किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में 3 प्रोसेस होगा। पहला वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, दूसरा इसको किसी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना, तीसरा स्थानांतरित कोशिका में या परपोषी कोशिका में इसकी वृद्धि को कराना और संतति कोशिका में ट्रांसफर कर देना। ये आपका मुख्य स्टेप है। अब हम लोग अगले बाबू लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्या औजार हैं, क्या टूल्स हैं। धन्यवाद।